अध्ययन के क्रम में आज का हमारा विषय है गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम देखते हैं ऐसे प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में आ चुके हैं और जिसके आने की संभावना अधिक है। तो गुप्त राजवंश का प्रारंभिक इतिहास के अंतर्गत हम लोग आए हुए प्रश्नों को देखते हैं। गुप्त राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुप्त राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिए, गुप्त राजवंश की स्थापना श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। अगला पॉइंट है, श्रीगुप्त द्वारा गुप्त राजवंश की स्थापना कब की गई थी? तो लगभग 275 ईस्वी में गुप्त राजवंश की स्थापना हुई थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ईस्वी में है, 275 ईस्वी में। अगला है, मोहरों पर अंकित गुप्तस्य तथा श्रीगुप्तस्य किस प्रारंभिक शासक से संबंधित था? तो गुप्तस्य या श्रीगुप्तस्य ये संबंधित था श्रीगुप्त से। अगला पॉइंट है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में गुप्तों के पूर्वजों में से प्रथम शासक का क्या नाम उल्लेखित है? तो ये उल्लेखित है श्रीगुप्त। याद रखिए, किसका उल्लेख किया इसने? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में गुप्तों के पहले शासक का क्या नाम है? श्रीगुप्त। अगला है, गुप्त वंश के संस्थापक को चीनी यात्री इत्सिंग ने किस नाम से संबोधित किया था? तो इसको इत्सिंग ने चेली कितो, गुप्त वंश के संस्थापक को इत्सिंग ने क्या कहा था? इत्सिंग ने चेली कितो कहा था। अगला पॉइंट है, प्रभावती गुप्ता के पूना तथा रिद्धपुर ताम्रपत्रों में गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे बताया गया है? तो ये आदिराज को बताया है। गुप्त वंश का प्रथम शासक आदिराज को बताया गया है। कहाँ बताया है? प्रभावती गुप्ता के पूना तथा रिद्धपुर ताम्रपत्रों में गुप्त वंश के शासकों को का प्रथम शासक बताया गया है आदिराज। अगला है, चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार श्रीगुप्त ने किस स्थान पर चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण कराया था? किसके अनुसार? चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार। किसने? श्रीगुप्त ने किसके लिए? चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये कहाँ कराया था? मृगशिखा वन में। मृगशिखा वन में निर्माण कराया गया था। अगला पॉइंट है, श्रीगुप्त की मृत्यु के पश्चात गुप्त राजवंश का द्वितीय शासक कौन बना? तो श्रीगुप्त की मृत्यु के बाद दूसरा शासक होता है घटोत्कच। अगला पॉइंट, गुप्त शासक घटोत्कच के पिता का नाम क्या था? तो गुप्त शासक घटोत्कच के पिता का नाम श्रीगुप्त था। अगला पॉइंट है, स्कंदगुप्त के सुपिया जो कि रीवा में है, सुपिया के लेख में गुप्तों की वंशावली किस शासक से आरंभ होती है? तो जो स्कंदगुप्त का सुपिया लेख है, इसमें गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के से आरंभ होती है। अगला है, काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार गुप्तों के पूर्व मगध पर किस राजवंश का शासन स्थापित था? तो गुप्तों के पूर्व मगध पर लिच्छवी राजवंश का शासन स्थापित था। ये कहना है क्यों? इसका काशी प्रसाद जायसवाल का। अगला पॉइंट है, किस इतिहासकार के मतानुसार मगध पर तीसरी शताब्दी में मुरुंडों का शासन था और महाराज गुप्त तथा घटोत्कच उन्हीं के सामंत थे? तो ऐसा किसने कहा है? सूतहाकर चट्टोपाध्याय ने। अगला पॉइंट देखते हैं, किस इतिहासकार के अनुसार तीसरी शताब्दी में मगध पर शकों का शासन था तथा प्रारंभिक गुप्त शासक शकों के सामंत थे? मतलब शकों के सामंत गुप्तों को बताया है किसने? ये बताया है फ्लीट एवं बनर्जी के अनुसार। किसके अनुसार? फ्लीट एवं बनर्जी के अनुसार। अगला पॉइंट है, किस इतिहासकार के अनुसार गुप्त प्रारंभ में कुषाणों के सामंत थे? प्रारंभ में कुषाणों के सामंत थे, ऐसा कहना है इतिहासकार रखालदास बनर्जी का। अगला है, सामंत स्थिति सूचक बन गई थी। सामंत स्थिति सूचक जो उपाधि उस प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रयोग करते थे, तो वो महाराज को क्या कहा जाता था? सामंत को ही महाराज कहा जाता था। अगला है, सर्वप्रथम गुप्तों ने किसके नेतृत्व में गंगा घाटी में राजनीतिक महत्ता प्राप्त की थी? तो घटोत्कच के नेतृत्व में ही गुप्तों ने सबसे पहले गंगा घाटी में राजनीतिक महत्ता प्राप्त की थी। यहाँ गुप्तों के वर्ण जाति उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों का मत है। मतलब गुप्त किस जाति से उत्पन्न हुए थे, इसके संदर्भ में विभिन्न विद्वानों का विभिन्न मत है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। यहाँ देखिए, एक तरफ दिया है विद्वान, फिर दूसरी तरफ दिया है मत। पहले विद्वान हेमचंद राय चौधरी कहना था कि गुप्त क्या थे? ब्राह्मण थे। अगला, सुधाकर चट्टोपाध्याय, रमेश चंद्र मजूमदार
गौरी शंकर और हीरा चंद ओझा, इन चारों का मानना था कि गुप्त क्षत्रिय थे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है रामशरण शर्मा, रामशरण शर्मा और रोमिला थापर और एएस अल्तेकर, एलन और एस संगर, इन सभी का कि गुप्त। अगला पॉइंट है तुलसी प्रसाद जायसवाल का मानना था कि गुप्त निम्नकुल या जाट वर्ग से संबंधित थे। अब यहाँ देखते हैं गुप्तों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में विद्वानों का मत, मतलब गुप्त कहाँ के निवासी थे इसके संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के जो मत हैं उनको हम यहाँ देखते हैं। यहाँ भी देखिए, एक तरफ लिखा है विद्वानों के मत, दूसरी तरफ लिखा है स्थान। तो एलन, गांगुली, रमेश चंद मजुमदार, इन तीनों का मानना था कि गुप्त बंगाल के निवासी थे। हेमचंद राय चौधरी का मानना था कि गुप्त मगध निवासी थे। एस.आर. गोयल का मानना था कि गुप्त पूर्वी उत्तर प्रदेश के निवासी थे। अब यहाँ हम देखते हैं गुप्तों के इतिहास जानने के स्रोत, मतलब गुप्तों के बारे में हम किस तरह जान सकते हैं, उसके स्रोत क्या हैं। तो यहाँ दो स्रोत हैं, एक साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आता है गुप्तों के इतिहास जानने संबंधित, तो देखिए विष्णु पुराण में, वायु पुराण में, मत्स्य पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में, इसमें गुप्तों के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब ये 4 पुराण हैं जिनसे गुप्तों के बारे में जानकारी मिलती है। कौन कौन? विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण और ब्रह्मांड पुराण। फिर है विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम नाटक, ये दोनों किताबें विशाख दत्त की हैं। कौन कौन? देवी चंद्रगुप्तम नाटक है जो कि, और तथा मुद्रा राक्षस, इसमें भी गुप्तों के बारे में जानकारी मिलती है। शूद्रक कित मुझकटिकम में गुप्तों के बारे में जानकारी मिलती है। वात्सायन कित कामसूत्र में भी गुप्तों के बारे में जानकारी मिलती है। चीनी यात्री फायान का यात्रा विवरण, किशोरिका यवज्जिका कित कौमुदी महोत्सव नाटक में भी गुप्तों के बारे में जानकारी मिलती है। कालिदास की रचनाओं में भी गुप्तकालीन विविध साहित्यिक, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं सामाजिक वैज्ञानिक ग्रंथों में गुप्तों के बारे में जानकारी मिलती है। आइए अब देखते हैं जो पुरातात्विक स्रोत हैं गुप्तों की जानकारी के, उनके विषय में। तो पुरातात्विक में हो गया समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरि से प्राप्त गुहा लेख, मेहरौली का लोह स्तंभ, कहाँ का? मेहरौली स्तंभ, स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख तथा जूनागढ़ लेख, दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख, विभिन्न शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के, निर्मित मंदिरों तथा स्मारकों का विवरण, ये सब क्या है? पुरातात्विक स्रोत हैं। आइए अब देखते हैं गुप्त राजवंश के प्रमुख शासक के बारे में। गुप्त राजवंश के जो प्रमुख शासक हैं उनके बारे में जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनको देखते हैं। तो पहला शासक, प्रमुख शासक है चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका समय काल है 319 से लेकर 350 ईस्वी तक। मतलब कब तक चंद्रगुप्त प्रथम ने शासन किया है? 319 से 350 ईस्वी तक। अब चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कुछ तथ्य हैं, उनको भी देखते हुए चलते हैं। गुप्त राजवंश का वास्तविक स्वतंत्र संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। वास्तविक स्वतंत्र शासक किसको कहा जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम को, जिसके कार्यकाल में बहुत ज़्यादा उन्नति हुई। अगला है किस विद्वान ने चंद्रगुप्त प्रथम को द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक कहा है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक कहा है हेमचंद राय चौधरी ने। अगला पॉइंट देखते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम किसके पुत्र थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम पुत्र थे महाराज घटोत्कच के। किसके पुत्र थे? महाराज घटोत्कच के। अगला पॉइंट देखते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अगला पॉइंट देखते हैं, दिया हुआ है गुप्त राजवंश की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? राजवंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगला पॉइंट, गुप्त संवत की शुरुआत कब की गई थी? तो शुरुआत की गई थी 319 ईस्वी में। अगला है गुप्त संवत किसने आरंभ किया? गुप्त संवत आरंभ किया था गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला पॉइंट है गुप्त संवत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो गुप्त संवत को वल्लभी संवत भी कहा जाता है, वल्लभी संवत। अगला, गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने किस समकालीन राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? यानी चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किस राजवंश के साथ हुआ था? लिच्छवी राजवंश के साथ।
गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने विवाह किसके साथ किया था? तो कुमार देवी। लिच्छवी राजवंश की कौन थी? कुमार देवी थी। अगला है, गुप्तों तथा लिच्छवियों के मैत्री वैवाहिक संबंध के उपरांत कौन सा राज्य गुप्तों के अधिकार में आ गया? तो जब गुप्तों और लिच्छवियों के बीच वैवाहिक संबंध हुआ तो उत्तरी बिहार का वैशाली राज्य गुप्तों के अधिकार क्षेत्र में आ गया। अगला पॉइंट है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाहोपरांत किस प्रकार के सिक्के जारी किए थे? गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह के बाद कौन से सिक्के जारी किए? अगला है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम तथा लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के विवाह की पुष्टि किस ऐतिहासिक स्रोत से की जा सकती है? तो चंद्रगुप्त प्रथम तथा देवी के विवाह की पुष्टि होती है स्वर्ण सिक्कों से। अगला है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों के प्रकार को किन विभिन्न नामों से जाना जाता है? तो जो सोने सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम जारी किए उनको क्या क्या कहा जाता है? तो विवाह प्रकार, राजा रानी प्रकार, लिच्छवी प्रकार, चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार। तो ये थे किसके सिक्के? चंद्रगुप्त प्रथम के। और किस धातु के थे? स्वर्ण सिक्के थे। अगला पॉइंट देखते हैं, गुप्त वंश में सर्वाधिक रजत यानी किस साल आरंभ किया गया था? गांधी मुद्राएं आरंभ की थी किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। प्रथम के शासनकाल में विस्तार पूर्व में मगध से पश्चिम में प्रयागराज तक था। अब बात करते हैं समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त का काल क्या है? इनका काल है 350 से 375 ईस्वी। समुद्रगुप्त का पीरियड है 350 से 375 ईस्वी। आइए देखते हैं समुद्रगुप्त के विषय में जो तथ्य हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात गुप्त वंश की गद्दी पर कौन आसीन हुआ? तो कौन आसीन हुआ था? समुद्रगुप्त। अगला है, समुद्रगुप्त के पिता का नाम क्या था? समुद्रगुप्त के पिता का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त की माता का क्या नाम था? समुद्रगुप्त की माता का नाम था कुमार देवी। गुप्त शासक समुद्रगुप्त की शासनावधि थी 350 से 375 ईस्वी। अगला, समुद्रगुप्त के इतिहास का प्रमुख स्रोत क्या है? समुद्रगुप्त के इतिहास को जानने का तो यह है प्रयाग प्रशस्ति। अगला, प्रशस्ति शब्द का क्या अभिप्राय है? तो राजा की। अगला, तो प्रयाग प्रशस्ति की राजकवि। अगला पॉइंट है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस शैली में की गई है? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना चंपू शैली में की गई, अर्थात गद्य एवं पद्य दोनों में। अगला है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस भाषा में की गई है? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। अगला है, मध्यकाल में किस शासक ने समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति को कौशाम्बी से मंगाकर इलाहाबाद के किले में रखवाया था? तो ये शासक था अकबर। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति सैन्य अभियान तथा दिग्विजय के बारे में किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये है समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी मिलती है। अगला, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम उल्लेख है? कौशल के शासक का नाम क्या दिया गया है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में? तो नाम दिया गया है महेंद्र। अगला है, प्रयाग प्रशस्ति पर सर्वप्रथम किस शासक का नाम उल्लेखित है? तो प्रयाग प्रशस्ति पर सर्वप्रथम मौर्य सम्राट अशोक का नाम अंकित है। अगला है, प्रयाग प्रशस्ति में अंकित कोट्टूर किस स्थान को इंगित करता है? तो प्रयाग प्रशस्ति में जो कोट्टूर शब्द अंकित है ये उड़ीसा के गंजाम जिले में कोठूर को इंगित करता है। अगला पॉइंट है, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अगला पॉइंट है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा किसने दी थी? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्या कहा था इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने। अगला पॉइंट देखते हैं, इतिहासकार विंसेंट स्मिथ द्वारा किस पुस्तक में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है विंसेंट स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। अगला पॉइंट है, समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजय को किस इतिहासकार ने धर्म विजय की संज्ञा दी है? तो समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजय को इतिहासकार हेमचंद राय चौधरी ने धर्म विजय की संज्ञा दी है। अगला है, किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त की तुलना महापद्म नंद से की थी? समुद्रगुप्त की तुलना महापद्म नंद से की है इतिहासकार हेमचंद राय चौधरी ने। अगला पॉइंट है, किस अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी दत्त देवी
तथा अनेक पुत्र पौत्र होने का उल्लेख किया गया है। तो ये एक है। एक नाम चंद्र प्रकाश किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये काव्य अलंकार सूत्र में समुद्रगुप्त का नाम, एक अन्य नाम चंद्र प्रकाश मिलता है। अगला, गुप्त शासक के काल में सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार हुआ। तो सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किसने? समुद्रगुप्त ने किया था। अगला पॉइंट है, सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किसने किया था? तो ये करने वाला, सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार करने वाला था कौन? ये था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त के जो, हाँ, सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किसने किया था? समुद्रगुप्त ने। फिर है हाँ, कौन सा गुप्त शासक अपनी माता की ओर से लिच्छियों से संबंधित था? अपनी माता की ओर से लिच्छियों से संबंधित था कौन? समुद्रगुप्त अपनी माता की ओर से लिच्छियों से संबंधित था। कौन सा शासक? ये था समुद्रगुप्त। अगला है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने कृष्ण चरितम पुस्तक की रचना की थी। कौन सी पुस्तक? कृष्ण चरितम पुस्तक के रचनाकार कौन है? समुद्रगुप्त हैं। अगला, कांचगुप्त की ऐतिहासिकता का मुख्य साक्ष्य क्या है? तो कांचगुप्त की ऐतिहासिकता का मुख्य साक्ष्य सिक्के हैं। अगला है, गुप्त काल में युद्ध एवं शांति के मंत्री किस नाम से जाना जाता था? गुप्त काल में युद्ध और शांति के मंत्री को संधि विग्राही कहते थे। अगला है, छंदोबद्ध मुद्रा लेख अंकित करने वाला भारत का पहला शासक कौन था? तो ये था समुद्रगुप्त। अगला पॉइंट, किस गुप्त शासक ने सिलोन अर्थात श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में विहार बनाने की अनुमति दी थी? बोध गया में विहार बनाने की अनुमति दी थी किसको? श्रीलंका के शासक मेघवर्मन को। किसने? समुद्रगुप्त ने। अगला पॉइंट है, समुद्रगुप्त के समकालीन कांची का शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त के समकालीन कांची का शासक विष्णुगुप्त था। अगला है, किस युग को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है या क्लासिकल युग कहा जाता है? तो कहा जाता है गुप्त युग को। अगला, गुप्त काल के स्वर्ण युग क्लासिकल युग क्यों कहते हैं? क्योंकि कला और साहित्य में विशेष प्रगति हुई थी। अगला है, गुप्त शासकों में किसे लिच्छवी द्रोहित कहा जाता है? ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला है, समुद्रगुप्त द्वारा जारी स्वर्ण मुद्राओं के कितने प्रकार उपलब्ध हैं? समुद्रगुप्त द्वारा जारी स्वर्ण मुद्राओं के 6 प्रकार उपलब्ध हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, यहाँ समुद्रगुप्त कालीन विभिन्न प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं, जैसा कि पीछे हमने पढ़ा कि समुद्रगुप्त कालीन 6 प्रकार की मुद्राओं का उल्लेख किया गया है। तो आइए देखते हैं समुद्रगुप्त की उन 6 प्रकार की जो स्वर्ण मुद्राएं उनके बारे में। गरुड़ प्रकार की स्वर्ण मुद्रा, इसमें क्या था? अलंकित राजा की आकृति होती थी, गरुड़ ध्वज तथा पृष्ठभाग पर सिंहासनासीन देवी के साथ पराक्रम अंकित है। ये था गरुड़ प्रकार का सिक्का। किसका? समुद्रगुप्त का, सोने का। धनुधारी प्रकार का सिक्का, ये कैसा था? ये राजा धनुष धारण किए हुए उस पर अंकित होता था। पृष्ठभाग पर सिंहवाहिनी देवी के साथ अपतिरथ उपाधि अंकित है। अगला है, परशु प्रकार का सिक्का समुद्रगुप्त का, परशु धारण किए हुए, पृष्ठभाग पर देवी की आकृति तथा कितांत परशु उपाधि अंकित है। अगला, अश्वमेध प्रकार का सिक्का, यज्ञ यूप से बधे हुए घोड़े का चित्र, पृष्ठभाग पर राजमहिषी यानी दत्त देवी की आकृति के साथ अश्वमेध पराक्रम अंकित है। अगला है, ब्याद हनन प्रकार, इसमें क्या होता था? धनुष बाण से ब्याद का आखेट करते हुए राजा का चित्र तथा ब्याद पराक्रम उपाधि अंकित, पृष्ठभाग पर मकरवाहिनी गंगा की आकृति तथा राजा समुद्रगुप्त उत्कीर्ण है। ब्याद हनन प्रकार में गंगा की आकृति भी है, ये भी याद रखिएगा। वीणा वादन प्रकार का सिक्का, वीणा बजाते हुए राजा की आकृति तथा महाराजा धीराज से समुद्रगुप्त उत्कीर्ण है, पृष्ठभाग पर लक्ष्मी की आकृति अंकित है। यहाँ दिया हुआ है प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित प्रशासनिक पदाधिकारियों के नाम, यानी प्रयाग प्रशस्ति में जिन पदाधिकारियों के नाम है उनके नाम यहाँ दिए हैं। संधि विग्राहिक, ये क्या कहता था? संधि या युद्ध का मंत्री था। खाद्य टपाकिक, खाद्य टपाकिक की क्या करता था? राजकीय भोजनालय का अध्यक्ष होता था। कुमारा मात्य, ये उच्च श्रेणी का प्रशासनिक अधिकारी होता था। अगला है महादंड नायक, ये पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? महादंड नायक कहलाता था।
अगला पॉइंट देखते हैं। अगला दिया हुआ है धर्म प्रचीर बंध, अर्थात वैदिक धर्म का पालन करता किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो धर्म प्रचीर बंध कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अगला है समुद्रगुप्त के शासन काल में किस प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान को संरक्षण प्राप्त हुआ था? तो वसुबंधु को। अगला पॉइंट है किस गुप्त शासक को सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? तो सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है समुद्रगुप्त को। अगला पॉइंट है कौन सा गुप्त शासक कुशल संगीतक भी था? तो समुद्रगुप्त क्या था? कुशल संगीतक भी था। अगला किस गुप्त शासक को कविराज भी कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। अगला पॉइंट एरण के लेख में किस गुप्त शासक की तुलना प्रभु, कामा, रघु आदि महान शासकों से की गई है तथा उसे पराक्रम और विनय का स्रोत कहा गया है? तो ये कहा गया है समुद्रगुप्त को। किस लेख में? एरण अभिलेख में। अगला है समुद्रगुप्त के दक्षिण भारत की विजय के 3 प्रमुख सिद्धांत कौन से थे? तो दक्षिण भारत विजय के 3 सिद्धांत जो समुद्रगुप्त थे वो था ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह। अगला पॉइंट है पृथ्व्या प्रथम वीर किस शासक की उपाधि थी? पृथ्व्या प्रथम वीर यानी पृथ्वी का पहला वीर उपाधि किसकी थी? ये थी समुद्रगुप्त की। अगला है सर्वराजोच्छेदा किस एकमात्र गुप्त शासक को कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सर्वराजोच्छेदा कहा जाता है किसको? समुद्रगुप्त को। अब यहाँ दिया हुआ है शासक समुद्रगुप्त उपाधियाँ की उपाधियों की यहाँ बात की गई है। तो आइए देखते हैं गुप्त शासक समुद्रगुप्त की उपाधियाँ। तो समुद्रगुप्त को पराक्रमा का उपाधि थी, व्याध पराक्रमा, अपतीरथ की उपाधि, कविराज की उपाधि, परम भागवत की उपाधि, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, सर्वराजोच्छेदा समुद्रगुप्त कहा जाता था, पृथ्व्या प्रथम वीर समुद्रगुप्त कहा जाता था, लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त कहा जाता था, चंद्र प्रकाश कहा जाता था समुद्रगुप्त को, धर्म प्रचीर बंद कहा जाता था समुद्रगुप्त को, धरणी बंद कहा जाता था समुद्रगुप्त को। अब यहाँ देखते हैं समुद्रगुप्त द्वारा विजित प्रदेश राज्य। पहले देखते हैं आर्यावर्त यानी उत्तर भारत की विजय। आर्यावर्त यानी उत्तर भारत की समुद्रगुप्त की विजय। जैसा कि आपको पता है उत्तर भारत में समुद्रगुप्त ने कितने राजाओं को? 9 राजाओं को हराया था, यानी 9 राज्य उत्तर भारत के हैं। तो इससे कभी कभी उन राज्यों के बारे में, उनके शासक के, उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में पूछ लेता है। जो उत्तर भारत के 9 राज्य थे समुद्रगुप्त द्वारा पराजित किए गए हैं। आइए देखते हैं उन 9 राज्यों को। उत्तर भारत के उन 9 राज्यों को हम लोग देखते हैं। उसमें पहला राज्य था अहिछत्र। अहिछत्र का शासक कौन था? अच्युत था। अहिछत्र की वर्तमान जो स्थिति है बरेली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अहिछत्र स्थित था। इसका राजा अच्युत था। दूसरा उत्तर भारतीय राज्य था ग्वालियर। ग्वालियर का राजा था नागसेन और ग्वालियर स्थित था ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अगला है तीसरा जो उत्तर का राज्य था मथुरा या द्वाब क्षेत्र। इसका राजा था गणपति नाग और मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। चौथा जो उत्तर भारत का राज था समुद्रगुप्त द्वारा पराजित पूर्वी पंजाब। पूर्वी पंजाब का राजा था कोतकुलज और इसकी स्थिति थी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश और हरियाणा के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते थे। अगला राज्य था कौशाम्बी। कौशाम्बी का राजा था महावंशी शासक रुद्रदेव। कौशाम्बी की स्थिति प्रयागराज क्षेत्र के पास थी। अगला राज्य था उत्तर भारत का बांकुड़ा। बांकुड़ा का राजा था चंद्रवर्मा। इसकी स्थिति थी बांकुड़ा कहाँ था? बंगाल क्षेत्र में था। अगला राज्य था उत्तर प्रदेश क्षेत्र। यहाँ का राजा था मातिल। ये उत्तर भारत में स्थित था। मध्य भारत का क्षेत्र, यहाँ का राजा था नागवंशी बलवर्मा। इस क्षेत्र था मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्र में। अगला राज्य था मथुरा राज्य क्षेत्र। यहाँ का राजा था नागवंशी नागदत्त। ये उत्तर पश्चिम दोआब क्षेत्र था मथुरा वाला। अगला देखते हैं समुद्रगुप्त की दक्षिणावर्त की विजय, जहाँ उसने 12 राजाओं को हराया था। तो दक्षिणावर्त विजय के देखते हैं। 12 राज्य थे, 12 राजाओं को हरा के दक्षिणावर्त की विजय की थी किसने? समुद्रगुप्त ने। आइए 12 राज्यों को देखते हैं। कौशल राज्य, दक्षिण के कौशल राज्य का राजा महेंद्र था। ये दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ में पड़ता था। अगला राज्य कोरल राज्य। कोरल राज्य का राजा मंटराज था। ये आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में पड़ता था।
अगला राज्य है कोटूर राज्य। कोटूर राज्य का राजा स्वामी दत्त था, यह उड़ीसा के गंजाम जिले में पड़ता था। अगला राज्य है कांची राज्य। कांची का राजा विष्णुगुप्त था, ये कांची क्षेत्र तमिलनाडु में पड़ता था। अगला राज्य देवराष्ट्र। देवराष्ट्र का राजा कुबेर था और ये क्षेत्र विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता था। वेगी राज। वेगी राज का राजा हस्तिवर्मन था और ये क्षेत्र गोदावरी और कृष्ण के दोआब क्षेत्र में पड़ता था। अगला राज्य था पृष्ठपुर। इसका राजा महेंद्रगिरी था। पृष्ठपुर पड़ता था पूरी गोदावरी आंध्र प्रदेश में। अगला राज्य था एरनपल्ली राज। इसका राजा दमन था, ये विशाखापट्टनम पड़ता था। अगला राज्य है अभिमुक्त राज। इसका राजा नीलराज था, ये अनंतपुर जिला आंध्र प्रदेश में पड़ता था। अगला राज्य है पालक राज। पालक राज का राजा उग्रसेन था, ये नेल्लोर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता था। अगला राज्य है महाकांतार। इसका राजा था प्यादराज, ये बस्तर का अरण्य क्षेत्र था। अगला राज्य है कुस्थलपुर। इसका राजा था धनंजय, ये उत्तरी एकार कर्नाटक क्षेत्र में पड़ता था। आइए अगला देखते हैं। यहाँ दिया हुआ समुद्र द्वारा विदित राजतंत्र, यानी तो उत्तरी पूरी सीमा क्षेत्र में जो राजाओं को, राजतंत्र वाले राजाओं को हराया गया था समुद्रगुप्त द्वारा, उनकी बात हो रही है। यानी राजतंत्र पूछ सकता है कि उत्तर भारत में समुद्रगुप्त ने किन राजतांत्रिक राज्यों को हराया। तो ये था समतल क्षेत्र जो था, ये पूरी बांग्लादेश के समुद्र तटवर्ती क्षेत्र था। कामरूप, यहाँ भी राजतंत्र था, ये आधुनिक असम का केंद्रीय भाग था। ड्वाक, ये असम के नागौर जिले में स्थित डुबौक था। कतुपुर, ये हुमायूं गढ़वाल था, रुहेलखंड का प्राचीन कतुरिया प्रदेश था। नेपाल, आधुनिक नेपाल लिच्छवी राजवंश का शासन था यहाँ। अब यहाँ दिया है समुद्र द्वारा विजित गणतंत्र, पश्चिम सीमा की स्थिति के अनुसार जो गणतंत्र थे जिसको समुद्रगुप्त ने जीता था, उनकी बात करते हैं। तो पहला गणतंत्र था मालव। मालव की स्थिति है मंदसौर, दसपुर, टांक, मेवाड़, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र मालव के अंतर्गत आता था। अर्जुनायन, ये दिल्ली, जयपुर, आगरा का क्षेत्र अर्जुनायन के अंतर्गत आता था। पारजुन, ये मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में स्थित था। काक, ये सांची का क्षेत्र था। खरपरिक, ये दमोह मध्य प्रदेश का क्षेत्र था। सनकानिक, ये भुलसा के निकट ग्वालियर क्षेत्र था। आभीर, ये सिंधु घाटी का दक्षिणी भाग में पश्चिमी राजपूताना था। मद्रक, ये राविन चीनाब के मध्य का क्षेत्र, राजधानी साकल सियालकोट थी। योद्धे, ये जोहिया बार, सतलज, पंजाब योद्धे सिखों के साथ बड़े संख्या में प्राप्त हुए हैं, ये क्षेत्र था। अब बात करते हैं अगले शासक रामगुप्त। रामगुप्त का शासनकाल माना जाता है 375 ईस्वी। कब माना जाता है? 375 ईस्वी। तो इनसे संबंधित जो तथ्य हैं उसको देखते हैं। समुद्रगुप्त के कितने पुत्र थे? समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे। कौन कौन? रामगुप्त और चंद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के कितने पुत्र थे? 2, रामगुप्त और समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के पश्चात गुप्त वंश का सिंहासन कौन आसीन होता है? तो ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त बैठता है। गुप्त शासक रामगुप्त की ऐतिहासिकता, मतलब उसके बारे में जानकारी किस साहित्य से मिलती है? तो रामगुप्त जानकारी देता है विशाखदीप, देवचंद्र गुप्तम, बाणभट्ट, हर्षचरित, भोज की श्रृंगार प्रकाश, शंकराचार्य की हर्षचरित की टीका, राजशेखर की काव्य मीमांसा, अबुल हसन की अलिखित मुजम्मल उत त्वारिख, ये सब किसके बारे में जानकारी देते हैं? रामगुप्त के बारे में। अगला है कौन से अभिलेख रामगुप्त के बारे में जानकारी देते हैं? तो दुर्जन यानी विरसा का लेख, काम्बे का लेख, संजन का लेख, संगली का लेख, ये रामगुप्त के बारे में जानकारी देते हैं। मुद्राएं कौन सी जो रामगुप्त के बारे में जानकारी देती हैं? तो भिलसा तथा एरन से प्राप्त ताम मुद्राएं रामगुप्त के बारे में जानकारी देती हैं। यहाँ प्रश्न है कौन सा गुप्त शासक शको द्वारा पराजित हुआ था तथा अत्यंत अपमानजनक संधि के लिए बाध्य हुआ था? तो ये शको द्वारा पराजित और अपमानजनक संधि के लिए बाध्य हुआ था गुप्त शासक रामगुप्त। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन गुप्त शासक? रामगुप्त। कौन पराजित हुआ था? तो ये था गुप्त शासक रामगुप्त। गुप्त शासक रामगुप्त को पराजित हुआ था शको द्वारा। थोड़ा सा हाथ लगने पे तथ्य इधर उधर हो जाता है, लेकिन उसको खोजना ही। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं गुप्त वंश।
हाँ, तो मैंने अभी आपसे क्या सवाल किया था, हम लोग पढ़ रहे थे रामगुप्त के बारे में। तो रामगुप्त के आगे देखते हैं क्या है। ये हम लोग पढ़ चुके थे कि समुद्रगुप्त ने कितने प्रकार के सिक्के जारी किए। तो ये रामगुप्त हम लोग पढ़ रहे थे, इसके आगे का हम लोग को देखना है। यहाँ दिया हुआ है, कौन सा गुप्त शासक शकों से पराजित होने के उपरांत अपनी पत्नी धूस्वामिनी को शक राजा को भेंट में देना स्वीकार किया था। तो शकों के पराजित होने के बाद अपनी रानी धूस्वामिनी को शकों को देना स्वीकार किया था गुप्त शासक रामगुप्त ने। अगला पॉइंट है, किस गुप्त शासक ने छद्म वेश धारण कर शकपति की हत्या कर दी थी। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने ऐसा किया था। अगला पॉइंट है, किस अभिलेख में महाराजा धीराज रामगुप्त का उल्लेख मिलता है। तो दुर्जनपुर अर्थात विदिशा के लेख में महाराजा धीराज रामगुप्त का उल्लेख मिलता है। अगला है, गुप्त शासक रामगुप्त किस धर्म का अनुयायी था। तो गुप्त शासक रामगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। बहुत इंपॉर्टेंट है, गुप्त शासक रामगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। अगला है, गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था। तो ये गरुड़ पक्षी था। किस ग्रंथ में गुप्त शासक रामगुप्त के आचरण को क्लियु जनोचित कहा गया है। तो ये देवी चंद्रगुप्त नाटक में कहा गया है। अगले शासक की बात करते हैं। तो अगले शासक होते हैं रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिनकी काल अवधि 375 से 415 ईस्वी तक। रामगुप्त के पश्चात गुप्त राजवंश के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य बैठे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किसी हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने रामगुप्त की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पिता का क्या नाम था। चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का नाम समुद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की माता का क्या नाम था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का नाम दत्त देवी था। अगला, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की शासनावधि क्या थी। तो इनकी अवधि 375 से 415। अगला है, किस गुप्त शासक के शासनकाल में राजनीति तथा सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में। अगला पॉइंट देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कालीन ऐतिहासिक स्रोत के बारे में। तो साहित्य में चंद्रगुप्त द्वितीय के कालीन ऐतिहासिक स्रोत क्या है। कालिदास के ग्रंथ चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताते हैं। विदेशी विवरण किसका, चीनी अति फैयान का यात्रा विवरण। अभिलेख में क्या क्या जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताता है। तो मथुरा स्तंभ एवं शिलालेख, उदयगिरी के 2 लेख, गढ़वा अभिलेख और साक्षी से प्राप्त अभिलेख, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताते हैं। अगला, सिक्के, स्वर्ण, रजत एवं ताम के विविध प्रकार के सिक्के भी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताते हैं। यहाँ दिया चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधियाँ क्या क्या थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त, देवराज, देवश्री, विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, राजश्री, भट्टारक कहा जाता है। अगला है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय किसे पराजित करने के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक अन्य नाम क्या मिलता है। तो इनका नाम देवगुप्त मिलता है। अगला, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस धर्म का अनुयायी थे। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वैष्णव धर्म का अनुयायी थे। अगला, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किस समकालीन राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग वंश के साथ, वकाटक वंश के साथ और कदम वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किस नागवंशी कन्या के साथ विवाह किया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने नागवंशी कन्या कुबेर नागा के साथ विवाह किया था। अगला पॉइंट है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किसके साथ किया था। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वकाटक नरेश रूद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। अगला है, गुप्त राजवंश एवं कदम राजवंश के वैवाहिक संबंधों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है। तो गुप्त राजवंश एवं कदम राजवंश के वैवाहिक संबंधों की जानकारी तालगुंड अभिलेख से प्राप्त होती है। अगला, किस गुप्त शासक को उदयगिरी गुहा लेख में संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला कहा गया है। कितस पृथ्वी जय, यानी संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला कहा गया उदयगिरी लेख में
चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को। अगला है, सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने परम भागवत उपाधि धारण की? तो सबसे पहले परम भागवत उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही धारण की थी। अगला पॉइंट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य उपाधि कब धारण की थी? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रमादित्य उपाधि शकों के उन्मूलन के बाद धारण की थी। अगला पॉइंट है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किस विदेशी शक्ति को उन्मूलित करने के लिए व्यापक सैनिक अभियान किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विदेशी शक्ति यानी शकों को उन्मूलित करने के लिए व्यापक सैन्य अभियान किया था। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शक प्रतिद्वंदी कौन था? तो ये रुद्र सिंह तृतीय। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शक प्रतिद्वंदी था रुद्र सिंह तृतीय। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शक प्रतिद्वंदी रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर किस राज्य क्षेत्र का अधिग्रहण किया था? तो गुजरात एवं कठियावाड़ को जीता था। अगला, किस गुप्त शासक ने व्याध शैली के सिक्के गुजरात एवं कठियावाड़ क्षेत्र में चलाए थे? गुजरात और कठियावाड़ में व्याध सिक्के चलाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। अगला है, गुप्तकालीन पश्चिमी समुद्र का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन सा था? तो भिगकच्छ यानी भड़ौत जो है गुप्तकालीन पश्चिमी समुद्रगुप्त का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह था। अगला है, मेहरौली का लौह स्तंभ लेख किस काल में निर्मित किया गया? तो मेहरौली का जो लौह स्तंभ है ये गुप्त काल में ही निर्मित किया गया था। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसे अपना राजदूत बनाकर कुंतल के शासक काकुत्स वर्मा के दरबार में भेजा था? किसके दरबार में? कुंतल के शासक काकुत्स वर्मा के दरबार में भेजा था चंद्रगुप्त द्वितीय ने राजदूत बनाकर, इसको फायान को। अगला देखते हैं, शक विजय के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित की थी। अगला है, किस गुप्त शासक को पाटलिपुत्र तथा उज्जैनी पूर्वाधीश्वर कहा गया है? तो पाटलिपुत्र और उज्जैनी वधीश्वर कहा गया चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को। अगला, चंद्रगुप्त द्वितीय के किसके द्वारा पाटलिपुत्र तथा उज्जैनी पूर्वाधीश्वर कहा गया है? तो कुंतल अनुसूतियों में कहा गया है। अगला है, गढ़वा अभिलेख तथा रजत मुद्राओं में परम भागवत तथा महाराजाधिराज किस गुप्त शासक को कहा गया है? ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को कहा गया है। अगला है, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को संपूर्ण पृथ्वी का विजेता कहा गया है? तो उदयगिरी गुहालेख में ये चंद्रगुप्त द्वितीय को संपूर्ण पृथ्वी का विजेता कहा गया। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रही सचिव वीरसेन किस धर्म का अनुयायी था? तो वीरसेन था शैव धर्म का अनुयायी। अगला, किसने उदयगिरी की पहाड़ी पर भगवान शिव की पूजा के लिए गुफा का निर्माण कराया था? तो ये कराया था वीरसेन ने। यहाँ दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय के सामंत व पदाधिकारी, देखते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का वीरसेन कौन था? संधि विग्राहिक था चंद्रगुप्त द्वितीय का, और वह प्रधान सचिव भी था। अगला है, अम्रकादर्व कौन था चंद्रगुप्त द्वितीय का? अम्रकादर्व चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति था। स्वामीदास चंद्रगुप्त द्वितीय का बल्ब भारत का गवर्नर था। गोविंद गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का तीर भुक्ति का गवर्नर था। अगला है, सनकानिक महाराज ये पूर्वी मालवा के गवर्नर थे। विश्वामित्र स्वामी ये बेसनगर में सामंत की मुद्रा प्राप्त हुई है, सामंत थे ये बेसनगर के। शिखर स्वामी ये मंत्री थे, करमडंडा अभिलेख में इनका उल्लेख है। त्रिकाल कौन थे? 383 में गया अभिलेख में इनका उल्लेख है, ये भी अधिकारी थे। अगला, मेहरौली लेख के अनुसार किस गुप्त शासक ने विष्णु पद पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने ही कराया था। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र पाटलिपुत्र तथा उज्जैनी था। अगला, किस गुप्त शासक के दरबार में 9 विद्वानों की परिषद निवास करती थी? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। अब यहाँ दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों के बारे में दिया है। तो पहले नवरत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के कालिदास। इन विशेष इनके बारे में क्या, इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें कवि कुलगुरु कहा जाता था कालिदास को। ये प्रसिद्ध नाटककार थे, इनको भारत का विलियम शेक्सपियर भी कहा जाता है। कालिदास की रचनाएं क्या क्या थी? अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, ऋतुसंहारम, कुमार संभव, ये सब रचनाएं थी किसकी? कालिदास की। अगला पॉइंट देखते हैं। अगले नवरत्न थे वराहमिहिर। कौन थे? वराहमिहिर कौन थे? खगोल विज्ञानी एवं ज्योतिषी, फलित ज्योतिष के प्रणेता और वास्तु विद्या के महान आचार्य थे वराहमिहिर।
वराहमिहिर की रचनाएं हैं वृहद जातक, वृहत संहिता, लघु जातक, पंच सिद्धांतिका। ये सभी पुस्तकें किसकी हैं? वराहमिहिर की हैं। तीसरे नवरत्न है चंद्रगुप्त के धन्वंतरी, ये शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक थे। चौथे नवरत्न थे बेताल भट्ट, ये विद्वान कथाकार थे। बेताल पंच विशालिका लिखा है। पांचवें थे घटकार पर, ये कूटनीतिक थे, मूर्तिकला वास्तुकला विशेषज्ञ भी थे। छठे थे अमर सिंह, ये कोषाकार थे, ये अमर कोश शब्दावली लिखा इन्होंने। सातवें थे वररुचि, ये व्याकरणाचार्य थे, ये पत्र कौमुदी विद्या सुंदर लिखा इन्होंने। छपड़क फलित ज्योतिष के विद्वान विशेषज्ञ थे। छपड़क ने तिसत युत लिखा, ये लिखा है। शंकु प्रसिद्ध वास्तुकार थे। शंकु कौन थे? प्रसिद्ध वास्तुकार थे, ये थे चंद्रगुप्त के नवरत्न। अगला पॉइंट है, किस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि गुप्त काल में उज्जैनी में विद्वानों की परीक्षा के लिए विदत परिषद थी? तो ये ज्ञात होता है राजशेखर की काव्य मीमांसा से। अगला पॉइंट है, किस ग्रंथ में उज्जैनी नगर को पृथ्वी का भूषण कहा गया है? उज्जैनी नगर को पृथ्वी भूषण कहा गया है कथा सरित सागर ग्रंथ में। अगला है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की गणना सम्राट कवियों की कोटि में की गई है? तो सोढ़ल कित उदय सुंदरी कथा में ऐसा कहा गया है। यहाँ दिया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के स्वर्ण एवं रजत के सिक्के के नाम दिए गए हैं। तो धनुधारी प्रकार, इसमें क्या था? मुख भाग पर धनुधारी राजा की आकृति, गरुड़ ध्वज, मुद्रा लेख, इस पर श्रीदेव महाराज श्री चंद्रगुप्त अंकित है। पृष्ठ भाग पर लक्ष्मी के साथ राजा का उपाधि श्री विक्रम अंकित है। ये था चंद्रगुप्त के सिक्के पर धनुधारी प्रकार के। छत्रधारी प्रकार, छत्र धारण किए हुए राजा की आकृति तथा महाराज श्री चंद्रगुप्त अंकित है। सिंह निहंता प्रकार, सिंह को मारते हुए आकृति तथा पृष्ठभाग पर देवी दुर्गा की आकृति अंकित है। पर्यक प्रकार, राजा वस्त्र एवं आभूषण धारण किए पलंग पर बैठा है, दाएं हाथ में कमल तथा बाएं हाथ में पलंग पर रखा है। अश्वारोही प्रकार, घोड़े पर सवार राजा की आकृति तथा मुद्रा लेख पर परम भागवत अंकित है। पृष्ठभाग पर देवी के साथ अजित विक्रम अंकित है। राजा रानी प्रकार, राजा रानी के एक चित्रण किया गया है। ध्वजधारी प्रकार, ध्वजाधारण का चित्रण है। चक्र विक्रम प्रकार, भगवान विष्णु का अंकन, पृष्ठभाग पर अजित विक्रम तथा सिंह विक्रम अंकित है। नोट, यहाँ नोट दिया हुआ, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को दिनार या निस कहा गया है। गुप्तकालीन चांदी सिक्कों को रूपक कहा गया है। अगला, गुप्तकालीन अधिकांश ताम सिक्कों पर श्री विक्रम अथवा श्रीचंद तथा पृष्ठभाग पर गरुड़ की आकृति के साथ श्री चंद्रगुप्त अंकित है। यह किस गुप्तकालीन शासक संकेत है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का संकेत करता है। अगला पॉइंट देखते हैं, यहाँ दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय की जो ताम्र की मुद्राएं थी उनके प्रकार की बात की गई है। तो छत्रधारी प्रकार, ये ताम्र की मुद्रा चंद्रगुप्त की। धनुधारी प्रकार, चक्र प्रकार, स्थानक प्रकार, अर्धचित प्रकार, कलश प्रकार। अगला है, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त को राजधी राजश्री का उपाधि दी गई? चंद्रगुप्त को उदयगिरी गुहालेख में राजधी राजश्री कहा गया। अगला है, मध्य भारतीय राज्य को ब्राह्मणों का देश किस विदेशी ने कहा? मध्य भारतीय राज्य को ब्राह्मणों का देश कहा फायान ने। अगला है, चंद्रगुप्त की पुत्री का क्या नाम था? चंद्रगुप्त की पुत्री का नाम प्रभावती गुप्ता था। अगला है, मेहरौली स्तंभ लेख किस शासक संबंधित है? मेहरौली स्तंभ लेख संबंधित है चंद्रगुप्त से। अगला है, किस गुप्त शासक के शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आए थे ये। अगला है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा विशाल कोष कहाँ स्थित था? तो गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा विशाल कोष बयाना में स्थित था। अगला है, शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सकारी उपाधि धारण की थी। अगला पॉइंट है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? तो विदक भागम कहा जाता था। अगला है, तोड़मार किस जाति दल का नेता था? तोड़मार हूणों का नेता था। अगला, शतरंज के खेल किस देश में उद्भूत हुआ था? तो भारत में हुआ था। अगला है, आरंभिक भारतीय मंदिरों में कौन सी ईंटों द्वारा निर्मित है? तो भीतरगांव का मंदिर। अगला, देवगढ़ का दशहरा मंदिर किस प्रकार का है? ये उदिताचार है। ये कैसा है? उदिताचार। अगला, गुप्तकालीन मथुरा स्तंभ लेख के अनुसार उदिताचार ने 2 शिव लिंगों को किन नामों से प्रतिष्ठापित किया था? तो ये कपिलेश्वर और उपमितेश्वर के नाम से।
अगला है ऋग सिंहासन के रूप में दर्शाया गया था, ऐसा बताया है सूर्य को। अगला है किस राजवंश के कालों से संबंधित अभिलेख में सर्वप्रथम 1,00,000 श्लोकों वाली संपूर्ण महाभारत का उल्लेख मिलता है? तो ये गुप्त राजवंश के काल में। अगला है अजंता की गुफा संख्या 16 उत्खनन करने का श्रेय है विद्धसेन को। अगला कौन सा गुप्तकालीन अभिलेख आर्य उदिताचार्य का भागवत कुंसी के वंशज का उल्लेख करता है? चंद्रदूति का मथुरा स्तंभ अभिलेख। कालिदास के ग्रंथ दिए हैं, रघुवंश महाकाव्य है कालिदास का, कुमार संभव महाकाव्य था, विक्रमवंशीयम महाकाव्य था, मेघदूतम एक खंड काव्य या गीति काव्य था, ऋतु संहार ये खंड काव्य या गीति काव्य था, मालिका अग्निमित्रम नाटक था, विज्ञान शाकुंतलम ये क्या था? नाटक था। ये सब किसके ग्रंथ थे? कालिदास के। यहाँ दिया किस एक स्थल पर शिल्प में विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है? तो उदयगिरी गुफा विदिशा में विष्णु का वराह अवतार दिखाया गया है। अगला किस अभिलेख में कालिदास एवं भारवी दोनों महाकवियों को उल्लेख मिलता है? कालिदास और भारवी दोनों महाकवियों को उल्लेख है पुलकेशिन के ऐहोल अभिलेख में। किसमें? पुलकेशिन के ऐहोल अभिलेख में। शेष पाठ गुप्तों का इतिहास से संबंधित द्वितीय तृतीय पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।